गाइस तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स का सबसे पहला लेक्चर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न फिजिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत इजी होता है और अच्छे खासे उससे क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने अपने वेब ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोग आए थे। तो सबसे पहले आए थे न्यूटन ने, तो वेब ऑप्टिक्स में आपने ये सब पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो न्यूटन आए थे, तो न्यूटन ने बताया था कि जो लाइट है वो क्या होता है, पार्टिकल होता है, जिससे उन्होंने कार्पेसल्स कहा था। और इन्होंने इससे क्या बताया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात बताई थी। ठीक, फिर हाइगनबर्ग आते हैं। हाइगनबर्ग कहते हैं नहीं, लाइट क्या है, एक वेव है, लाइट वेव है। अभी कैसा है, वेव है, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, मीडियम की नेसेसरी होती है। मैकेनिकल क्या, इसके चलने के लिए मीडियम क्या ज़रूरत होता है। इन्होंने बोल दिया था कि अर्थ और सन के बीच कुछ ऐसा ही कोई मीडियम है। उन्होंने ईथर मीडियम का एग्जांपल देके बताया था। ठीक, और इन्होंने इससे इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन की बात बताई थी। ठीक, अब मैक्सवेल आते हैं। मैक्सवेल कहते हैं लाइट इज़ नॉन मैकेनिकल वेव। ये कहते हैं कि ये मैकेनिकल वेव नहीं होता है, नॉन मैकेनिकल वेव होता है। मतलब इससे किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है इसको चलने के लिए। ठीक, और डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, इसको किसी मीडियम मतलब आवश्यकता नहीं होती है। और ये कैसा ट्रांसवर्स होता है, ये कैसा होता है, ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक, फिर आते हैं प्लैंक। ठीक, मैक्स प्लैंक का आते हैं, वो बताते हैं लाइट इज पार्टिकल है। फिर से प्लैंक ने फिर से बता दिया कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। अभी ये दोनों लोग कह रहे थे कि वेव है, न्यूटन ने ऑलरेडी बोला था कि पार्टिकल है, तो फिर इन दोनों ने बोल दिया वेव है। अब यहाँ से फिर इन्होंने बोल दिया कि लाइट इज पार्टिकल, और इन्होंने उसको फोटोन बोला कि वो फोटोन होता है, उसको फोटोन ने बोला। फिर लाइट जिस रूप में चलता है उसको फोटोन, बर्नर ऑफ लाइट को ही फोटोन कहते हैं। ठीक, इससे इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया। ई बराबर एच म्यू बताया कि ये जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, एच म्यू होता है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है इन्हीं का, और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। फिर आते हैं डे बाउली वेवलेंथ। इन्होंने बताया कि जो लाइट होता है, लाइट डुअल नेचर होता है, मतलब उसका दोनों नेचर होता है, वेव भी होता है, पार्टिकल होता है। ये बहुत सही बात बताए थे कि लाइट जो होता है उसका दोनों नेचर होता है, वेव भी होता है, पार्टिकल होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कैसा मतलब सिचुएशन है। यदि मान लीजिए उसको, तो मान लीजिए कभी इंटरफेरेंस कर देना है या रिफ्रैक्शन या पोलराइजन का देखना होगा। जब इस सब पैटर्न की बात की जाए, यदि इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन या पोलराइजन के पैटर्न की बात की जाए, तो उस टाइम वो वेव की तरह उसका नेचर होता है। यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की जाए, तो वो कैसा उसका नेचर होता है, पार्टिकल की तरह नेचर होता है। तो उन्होंने बोला वही डुअल नेचर है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कैसा है। ओके, इसको इन्होंने केवल कहा था, लेकिन इसको प्रूव किया था एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने। वो भी कौन है, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, जिसको इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, वेव है। इन्होंने इनकी बातों को एकदम प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। ठीक, इनका एक एक्सपेरिमेंट है। तो इस लेक्चर में हमको केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताया था हमारे मैक्स प्लैंक ने। तो इन्होंने बताया लाइट इज पार्टिकल, लाइट एक पार्टिकल होता है जो कि क्या होता है, फोटोन के रूप में चलता है। ठीक, फोटोन के बारे में अभी हम बताएंगे क्या होता है। ठीक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इससे इन्होंने प्रूव किया था। और एनर्जी जो होता है, जो फोटोन की ये जो एनर्जी आती है, जो फोटोन आता है, वो किस फॉर्म में आता है, एच इंटू म्यू। यहाँ एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, इन्हें अपने नाम पे ही अपना रख दिया प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड। ठीक, और जहाँ म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक, कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी उसको बता रहा है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। ठीक, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर एच सी बाई लैम्डा। ठीक, यहाँ पे एच सी की वैल्यू आपको लर्न करनी होगी। ठीक, ऐसे आप बार बार सॉल्व लिखते जाओगे कि सी की वैल्यू तो होता है, सी क्या है, लाइट वेव है। ठीक, वेव ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो सी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और प्लैंक की वैल्यू होती है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 3.6 × 10⁻34। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू है 2 × 10⁻25 आएगा। ठीक, तो अब इसको लर्न कर लीजिए, एस सी। तो ई बराबर एस सी बाई लैम्डा। ठीक, तो अब इसको बस लर्न कर लीजिए कि एस सी की जगह क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻25 अपॉन लैम्डा। ये किस में आएगा, जूल में आएगा। यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी होगा, ई बराबर क्या होगा, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन क्या होगा, ये जो हमको वेवलेंथ लिखना होगा वो किस में रखना होगा, एंगस्ट्रॉन्ग में रखना होगा। ठीक, यदि हम वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉन्ग में रख रहे हैं, तभी हमको क्या होगा, 12 × 12,400 तब अपॉन क्या होगा, वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉन्ग। तो हमें किस में आ जाएगा, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हमको मिल जाएगा। तो जब आपको जूल में एनर्जी लिखना होगा तो एस सी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितना होता है, 2 × 10⁻25 अपॉन लैम्डा हो जाएगा। यदि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 12,400 अपॉन लैम्डा, और भी एंगस्ट्रॉन्ग में रखना होगा, तभी आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू मिलेगी। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन में तो वही होता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 होता है। बस वही उसकी एनर्जी जो है, पोटेंशियल, जब चार्ज की वैल्यू 1 होती है तो उसका वर्क क्या होता है, उसके पोटेंशियल के बराबर ही होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम क्या लिख सकते हैं, 1.6 × 10⁻19 जूल। ओके,
ये नीट का क्वेश्चन है, 2002 का क्वेश्चन है। क्या है? द 21 सेंटीमीटर रेडियो वेव है, कोई रेडियो वेव है, ठीक, रेडियो वेव है, कितना है? 21 सेंटीमीटर का, इमिट बाय द हाइड्रोजन इन इंटर सेटेलाइट स्पेस इन ड्यू टू द इंटरेक्शन द एनर्जी ऑफ इमिटेड वेव इज़ नियरली। तो हमको एनर्जी बताना है क्या होगा, ठीक, उसका वेवलेंथ हमें दे दिया है और हमको एनर्जी पूछा है। तो एनर्जी ये है SC बाई लैम्डा होता है। SC की वैल्यू को पता है 2 × 10⁻25 होते हैं और लैम्डा की वैल्यू कितना है? 21 सेंटीमीटर है। तो 21 इंटू कितना हो गया सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा? 10⁻2 हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 पर चला जाए 10⁻23, या इसको आप काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10⁻24 और भी -24 जूल, यानी आंसर हमारा कौन सा होगा? डी। ओके, अब बात कर लेते हैं फोटोन होता क्या है। देखिए फोटोन एक्चुअली कुछ है नहीं, वो लाइव का जैसा है। लाइव जब आता है लाइव बिहेवियर एज अ पार्टिकल, जो लाइव का बिहेवियर होता है कैसे? पार्टिकल के फॉर्म में। तो जो लाइट का जब बिहेवियर होता है पार्टिकल के फॉर्म में, क्योंकि लाइट का दोनों बिहेवियर होता है, वेव और पार्टिकल दोनों होता है। तो जब लाइट का बिहेवियर पार्टिकल के फॉर्म में होता है, अरे लाइट का बिहेवियर पार्टिकल के फॉर्म में होता है, उसे ही फोटोन कहते हैं। फोटोन क्या कुछ नहीं, लाइट का एक बंडल है, एक प्रकार से ऐसा भी कह सकते हैं, जो कि क्या है, ये न्यूट्रल होता है। ये भी याद रख लीजिए, इक्वल इंटरेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ओके, तो ये क्या होता है, लेकिन न्यूट्रल होता है, ठीक। ये इसी को ही फोटोन कहते हैं। तो फोटोन एक लाइट की मतलब कि वो ही बोल सकते हैं प्रॉपर्टी है लाइट की, कि लाइट जब आ रहा है तो किसी सरफेस से आते ही मतलब वो उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, तो लाइट के पास कुछ एनर्जी होता है, उसी एनर्जी को फोटोन भी कह सकते हैं। लाइट के पास जो एनर्जी है उसी को फोटोन कहते हैं, एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं। ओके, तो देखिए हमारे रेस्ट मास के लिए प्रोटॉन की वैल्यू होती है 0। जब रेस्ट मास है तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? 0 होता है, ठीक। स्पीड ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो जो लाइट का स्पीड होता है उतना ही स्पीड होता है। जो लाइट का स्पीड होगा वही प्रोटॉन का स्पीड होगा, क्योंकि प्रोटॉन क्या लाइट है। इसे स्पीड क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ प्रोटॉन इन मीडियम, जब मीडियम की बात करें तो C/μ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लाइट का मीडियम में भी यही होता है, C/ अपन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, C/ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। चेंज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जब चार्ज नहीं है तो वो इट कैन नॉट डेविएट इन EM फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वो डेविएट भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब उस पर न्यूट्रल है तो क्या होगा ही नहीं डेविएट, ठीक। एक्सरे भी क्या है, एक प्रकार से क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब ढेर सारे नंबर हो जाएंगे प्रोटॉन तो जो हम एक्सरे को अलग से नहीं पढ़ेंगे, बस हम यहाँ पे जब भी आपको जो आप प्रोटॉन पढ़ोगे वहाँ पे n से * हो जाएगा, NHμ हो जाएगा। एक्सरे के लिए पढ़ना होगा तो जैसे मान लीजिए इसकी एनर्जी ये होती है तो इसके लिए NHμ हो जाएगा, बस इसकी एनर्जी क्या होगी, एक्सरे की एनर्जी क्या होगी, n टाइम हो जाएगा Hμ। ओके, ये होता है एक्सरे। देखिए ऐसे तो प्रोटॉन का मास तो 0 होता है, फोटोन का, ये फोटोन सॉरी प्रोटॉन मैं बोला, फोटोन का मास तो 0 होता है, ठीक। लेकिन जब क्या होता है, जब वो मूव कर रहा है, जब मूव करता है तो उसे क्या कहते हैं, E = mc², यहाँ जो m आ जाएगा E/c² हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन भी आया नीट में। तो जब फोटोन मूव करता है तो मास क्या होगा, E/c² हो जाता है। ओके, अब देखिए जो लाइट होता है वो क्या होता है, एक्सरे, गामा, एक्सरे, UV, विजुअल, इंफ्रा, माइक्रो रेडियंट। तो जो लाइट होता है वो कई फॉर्म में होता है, गामा, एक्सरे, UV, विजुअल, इंफ्रा, माइक्रो रेडियंट, ठीक। तो जिस लाइट का मतलब एनर्जी सबसे अधिक होता है वो होता है गामा। गामा की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका वेवलेंथ कम होगा, ठीक। तो जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होता है, ठीक। जैसे कि आप जानते करते हैं E क्या होता है, SC/λ। तो एनर्जी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो गामा की एनर्जी आप एनर्जी की फॉर्म में ही याद रखिएगा, क्योंकि NCERT में भी एनर्जी की फॉर्म में ही दिया है, ठीक। तो गामा की एनर्जी सबसे अधिक होती है। तो अब गामा की बात कर ले तो गामा, अब देखिए आपको ऐसे याद कर लीजिए, विजुअल की एनर्जी होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है विजुअल के लिए, ठीक। और इससे इस विजुअल की 1 इलेक्ट्रॉन होती है, ये 10 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, ये किलो होती है, ठीक। ये किलो होती है, ये कहते हैं मिलियन होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस यहाँ से आगे बढ़ते जाइएगा, सबसे अधिक गामा की होती है। इसी बार नीट के एग्जाम में दे दिया था 22 के एग्जाम में कि इनको कुछ रिलेशन देखिए। 22 का क्वेश्चन है नीट का, ये देखिए इसमें देखिए बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वैल्यू दे दिया है और यहाँ वेवलेंथ दे दिया है, ठीक। यहाँ वेवलेंथ के फॉर्म में दिया है। तो एनर्जी सबसे अधिक किसका होता है, इसका होता है, गामा का। तो वेवलेंथ सबसे कम इसका होगा। तो आप ऐसे ही आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, गामा, एक्सरे दिया है और क्या इंफ्रा दिया है, माइक्रो दिया है और रेडियो दिया है, रेडियो वेव। तो एक्सरे का गामा जो ये होगा सबसे कम होगा, एक्सरे का जो होता है वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगा एक्सरे का। आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक। रुकिए मैं दिखा दे रहा हूँ। तो एक्सरे का यहाँ लगा देता हूँ। तो एक्सरे का ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो एक्सरे का जो होता है वेवलेंथ सबसे कम होता है। यहाँ पे देख लीजिए एक्सरे का जो वेवलेंथ सबसे कम होगा वही एक्सरे का होगा। तो यानी वेवलेंथ इसमें सबसे कम कौन सा है, सॉरी सबसे कम वेवलेंथ जो है ये है, तो यही होगा एक्सरे का, यानी डी होगा वेवलेंथ, यानी डी का पहला होना चाहिए। तो डी का पहला जिसमें है यही होगा, ये दोनों में से। अब हमको बोला है कि अब सबसे अधिक किसका होना चाहिए, सबसे अधिक रेडियो का होना चाहिए, रेडियो का। एक्सरे, गामा, UV, विजुअल, इंफ्रा, माइक्रो रेडियन। रेडियो का सबसे अधिक होना चाहिए वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी इसका सबसे कम होता है। तो इसका सबसे अधिक कहाँ है, यानी 10⁻+2 होगा, यानी यही होगा, यानी दूसरा, यानी यही आंसर में आ जाएगा सीधे। 2 ही ऑप्शन हमें मिल गया। ओके,
हालांकि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, पर हम इससे भी कर सकते हैं ये वाले से, ठीक है, इसलिए मैं इसको इसी में लेते आया। तो देखिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं, कुछ टर्म की बात कर लेते हैं। जैसे मोमेंटम जो होता है P बराबर E/c होता है। E क्या है, एनर्जी अपॉन C क्या है, लाइट का वेव। तो P मोमेंटम जो होता है क्या, एनर्जी अपॉन वेव, लाइट का वेव मतलब वेलोसिटी के बराबर होता है। जहाँ C की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो P बराबर क्या E/c होता है। यदि मान लीजिए आपको नहीं याद होता, वैसे भी जानते हो कि हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, ऐसे एक भी कट जाएगा तो ये mv आएगा। तो वो ऐसे भी आप याद कर लेते हो, यानी आप मोमेंटम ऐसे याद कर लीजिए P बराबर E/c। ओके, मोमेंटम के लिए याद कर लीजिए। लैम्डा की बात करें तो लैम्डा वेवलेंथ जो होता है h/p होता है, ठीक है। डे बावरी वेवलेंथ के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, h/p होता है, ठीक। जहाँ h क्या है प्लैंक कांस्टेंट है, p क्या है मोमेंटम है, ठीक। या आप यहाँ p बराबर क्या लिखते हैं, h/λ है। मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, h/λ भी लिख सकते हैं मोमेंटम को। तो मोमेंटम क्या हो जाए, h/λ। और यहाँ पे यदि हम इसको फॉर्म में लिखें, एनर्जी के फॉर्म में लिखें, तो बस इसी के फॉर्म में ये हो जाएगा, यानी hμ/c भी हो जाएगा। तो मोमेंटम बराबर hμ/c। तो मोमेंटम बराबर hμ/c या E/c, ठीक। दोनों ये याद कर लीजिए दोनों मोमेंटम के बारे में। और लैम्डा बराबर h/p। अभी डे बॉगली वेवलेंथ के बारे में बहुत आगे भी इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, बस यहाँ पे मोमेंटम की बात करनी थी, इसीलिए मैंने ये लेते आया। ओके, अब हम बात करते हैं कि पावर ऑफ लाइट। जो पावर होता है वो लाइट का क्या होता है, ठीक। तो P बराबर जो पावर होता है, P बराबर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, ठीक। तो एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी यहाँ पे यदि देखिए यहाँ पावर ऑफ लाइट की हम बात करते हैं, हमेशा पावर लाइट की ही निकालेंगे, ठीक। पावर फोटोन की हम नहीं निकाल सकते, इसलिए लाइट की बात करेंगे। तो लाइट क्या होगा, पूरा बंडल होगा, यानी कि लाइट क्या होगा, एन टाइम हो जाएगा, इसीलिए एन टाइम हो जाता है। तो पावर यदि हमको जब भी लिखना होगा, यहाँ एन जरूर रहेगा, एन hμ/t होगा, ठीक। क्योंकि हमेशा पावर किसके लिए निकालते हैं, लाइट का निकालते हैं, फोटोन का नहीं निकाल पाएंगे पावर। ओके, तो पावर क्या होगा, P बराबर n hμ/t होता है। ओके, या यदि हमको लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, n/t की वैल्यू पूछता है, n/t की वैल्यू। तो n/t बराबर क्या होगा, hμ/p हो जाएगा, ठीक। p क्या है, पावर है, यहाँ मोमेंटम नहीं है, पावर है, ठीक, hμ/p। और n/t क्या है, नंबर ऑफ, n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम है, कितना फोटोन आ रहा है मतलब किसी सरफेस पे, वो है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम है। ओके, और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू आप जानबे करते हैं क्या होता है, म्यू फ्रीक्वेंसी है, और P यहाँ पे क्या है, पावर है। ओके, पावर के फॉर्म में है, जबकि यहाँ पे मोमेंटम था ये P। ओके, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो यहाँ पे आप ये वाला पावर का एकदम इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया होता है, या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम भी होता है, एनर्जी के फॉर्म में यदि बोले तो। और इंटेंसिटी के फॉर्म में बोले तो इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, पावर अपॉन एरिया होता है, ठीक। तो यानी इसको पावर क्या हो जाएगा, NHμ अपॉन बस A हो जाएगा, यहाँ पे NHμ अपॉन A × T हो जाएगा, ठीक। बस ये हो जाएगा। ओके, यहाँ जो मोमेंटम हम एक बार फिर से रिवाइज करें तो मोमेंटम क्या होता है, hμ/c या hc/λ या P या E/c होता है, ठीक। मोमेंटम क्या होता है, E/c, h/λ या hμ/c, ठीक। तीनों याद कर लीजिए मोमेंटम का। पावर की बात करें तो क्या होगा, nhμ/t, ठीक। यहाँ n/t की वैल्यू पूछेगा, यानी hμ अपॉन p या पावर हो जाएगा, ठीक। इंटेंसिटी की बात करें तो क्या होगा, बस वहाँ पे एरिया आ जाएगा इसी में, इसी फॉर्मूले में, तो यानी hμ/AT हो जाएगा, ठीक। ये देखिए नीट 2013 का क्वेश्चन है ये, ठीक। क्या एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस बाय अ लेजर, द पावर इमिटेड इज 2 × 10⁻³ वाट, द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड ऑन द क्या एवरेज बाय द सोर्स पर सेकेंड। तो हमको नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड की वैल्यू पूछा है, मतलब n/t की वैल्यू हमसे पूछा है क्या होगा, जहाँ पे हमको बोल ही दिया है कि n/t, और यहाँ पर सेकेंड बोले, ऐसे t की वैल्यू हो गई 1, ठीक। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ फोटोन की वैल्यू ही पूछा है, तो n/t की वैल्यू क्या हो जाएगी, P अपॉन hμ हो जाता है, n/t। यहाँ P बराबर क्या था, nhμ/t, तो यहाँ n/h की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/t की वैल्यू क्या हो जाएगी, P अपॉन hμ, ठीक। P हमें पावर बोला है 2 × 10⁻³ है, और h की वैल्यू हम जानते हैं 6 × 10⁻34 हो गया। और जो हमारे म्यू की वैल्यू है कितना है, म्यू की वैल्यू दिया है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, यहाँ देखिए 6 3 36 हो जाएगा, यानी हो जाएगा, इसको हम मान लीजिए 36, यानी हम लगभग इसको हम या मान लीजिए इसको 40 मान लेते हैं इतने को, तो ये हो जाएगा 1020, और ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा, यानी ओवरऑल आएगा 5 × 10⁻15 आएगा। ओके, आंसर आएगा B। अब इसको स्टॉप करके अपने कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। अब देखिए यहाँ मोमेंटम पूछा है, तो मोमेंटम ऑफ अ प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन kg मीटर पर सेकेंड विल बी। तो हमको मोमेंटम की वैल्यू पूछा है, तो मोमेंटम P बराबर E/c, यहाँ एनर्जी और एनर्जी केवल दे दिया हमको, तो P बराबर E/c, एनर्जी की वैल्यू कितना दी, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिली मतलब क्या हो गया, 10⁻6 हो गया, और इलेक्ट्रॉन की यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करना है तो क्या होगा, 1.6 × 10⁻19 से इंटू कर देते हैं,
ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना होता है तो अपॉन सी की वैल्यू हम जानबे करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ होती है। ठीक, तो यहाँ से ये दोनों की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 16 है और 19 है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 16, यदि इसमें चेंज करेंगे तो कितना 16 हो जाएगा, मतलब लीजिए 16 × 10⁻14 हो जाएगा। ठीक, ऊपर का वैल्यू अपॉन ये हो जाएगा 3 × 10⁸, ये हो जाएगा कितने बार, मान लीजिए लगभग 5 बार में जाएगा, 5 3 × 15 होता है, और ये 8 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 14 और 8 कितना होता है 22, तो 5 × 10⁻22, आंसर क्या हो जाएगा सी। ओके, अब इंटेंसिटी की बात करें, जब पॉइंट सोर्स है, इंटेंसिटी क्या हो, जब पॉइंट सोर्स के लिए क्या होगा, जब कोई पॉइंट सोर्स हो तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस है, मान लीजिए सन है, इससे कुछ डिस्टेंस पे है। ठीक, तो पॉइंट सोर्स के लिए जो होता है आई प्रोपोर्शनल होता है क्या, इंटेंसिटी वह क्या होता है पावर अपॉन एरिया, यानी क्या होगा 1/a, यानी कितना हो गया 1/r का स्क्वायर। तो इंटेंस जब पॉइंट सोर्स के लिए क्या होता है 1/r² होता है, और लीनियर सोर्स के लिए क्या होता है 1/r होता है। ठीक, पॉइंट सोर्स के लिए 1/r² और लीनियर सोर्स के लिए 1/r होता है। ठीक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है, एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज इल्यूमिनेटेड बाई अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट 1 मीटर अवे विच इज़ द सोर्स इज शिफ्टेड बाई 2 मीटर देन द इंटेंसिटी ऑफ सोर्स। तो पहले जब क्या था कि कोई फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक, जब उससे सोर्स कितना 1 मीटर पे था, 1 मीटर डिस्टेंस दूर था, तो उस टाइम जो और जब सोर्स का 2 मीटर दूर हो गया तो क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा उस टाइम। ठीक, जब 1 मीटर दूर था और बाद में 2 मीटर दूर हो गया, 2 मीटर दूर हो गया, तो उस टाइम इंटेंसिटी क्या होगा, तो आई प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के लिए पॉइंट सोर्स के लिए, क्योंकि क्या पॉइंट सोर्स है 1/r², बाद में इतना 2 टाइम हो गया है, पहले 1 मीटर था बाद में 2 टाइम हो गया, तो यानी ये कितना हो जाएगा 2 का 2 टाइम, यानी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा। ठीक, जब 2 टाइम हो गया तो यानी स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1/4 टाइम, आंसर क्या होगा डी होगा। ओके, अब देखिए इससे बहुत इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे हर साल इतने क्वेश्चन आते हैं बता मैं नहीं सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत छोटा सा है पर इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक, डिस्कवर कौन किया था, हेज एंड लेनार्ड, तो इसकी डिस्कवरी हेज एंड लेनार्ड किए थे, लेकिन एक्सप्लेन इसको किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था। इसको डिस्कवर कर जाते इन्होंने देखा था, हेज एंड लेनार्ड जो थे इन्होंने देखा था कि जब किसी सरफेस पे जब कोई लाइट आता है तो वो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स से निकलते हैं, तो इन्होंने ये देखा था, बस उसको ऑब्जर्व किया था और इन्होंने बता दिया था केवल, पर इन्होंने कैसे क्या हो रहा है इन्होंने ये नहीं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसको एक्सप्लेन इन्होंने आइंस्टीन करते हैं। एक्सप्लेन इन्होंने ये किया कि जो इस पर जितने भी प्रोटॉन आ रहे हैं, जो जितने भी एनर्जी का प्रोटॉन आ रहा है, ठीक, वो उसमें इसका कुछ पार्ट क्या चल जा रहा है, इसमें काम करने के लिए, इसमें कुछ पार्ट वर्क फंक्शन में चला जाता है और कुछ पार्ट इसके काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। तो अब इसको जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई युद्ध हो रहा है किसी मैदान में, ठीक, तो मान लीजिए कुछ सैनिक आए और कुछ लोग आएंगे, तो इसमें से कुछ इससे लड़ने में ख़त्म हो जाएंगे और कुछ क्या होंगे इससे यहाँ से चोरी करके मतलब कि जीत के चले जाएंगे। देखिए, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई रानी है यहाँ पे, ठीक, कोई क्वीन है, इसको हमको निकालना है, क्वीन यहाँ मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना है, तो यहाँ पे कुछ सैनिक आएंगे, इससे कुछ तो इससे लड़ के मर जाएंगे, कुछ इससे लड़ेंगे और कुछ इसको एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को इसको बाहर निकालेंगे। ठीक, तो अब ऐसा समझ लीजिए कि ये जो रानी है इसको हमको निकालना है, तो कुछ जितने भी सैनिक आएंगे उसमें तो कुछ इससे लड़ जाएंगे, तो जो जिससे लड़ेंगे वो क्या हो जाएगा वर्क फंक्शन हो जाएगा, कुछ एनर्जी कुछ सैनिक इससे वर्क फंक्शन में ख़त्म हो जाएंगे और कुछ सैनिक इसको लेके भाग जाएंगे रानी को। ओके, तो ये ऐसे है, आपको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक, अब हम इसी को एनर्जी है, तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो है इसको h-म्यू भी बोल सकते हैं, h-म्यू, और यहाँ पे जो है यदि वर्क फंक्शन को लिखना होगा तो वर्क फंक्शन तो हम क्या लिख देंगे h-म्यू0 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे म्यू0 क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसके लिए। ठीक, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब वर्क फंक्शन की बात करते हैं, वर्क फंक्शन होता क्या है, तो वर्क फंक्शन कुछ नहीं, अभी जैसे हमने ये कहानी बताया ना, बस उसी पे वो कितना कम से कम एनर्जी हम दे सकें कि हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें, तो कितना कम एनर्जी इसको दे सकें कि इसको निकाल सकें। ये वर्क फंक्शन जो होता है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, हर मटेरियल के अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कॉपर का जैसे है, कोई आप सोलर सेल देखे होंगे तो पीएन जंक्शन कॉपर का ज़्यादा बनाया जाता है, और भी पीएन जंक्शन के बेस पे होता है वो, उस पर क्या हो कि ज़्यादा मतलब कि कम भी एनर्जी लाइट का पड़े, लाइट की कम एनर्जी भी हो तो भी अच्छा खासा हमें करंट मिल सके। ठीक, सोलर सेल आप देखे होंगे। ठीक, तो वही मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मटेरियल फॉर्म द वर्क, तो वर्क फंक्शन, तो कितना कम से कम एनर्जी हम दे सकें कि उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना कम एनर्जी हम दे सकें, उसे ही वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक, आइए एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, जैसे कॉपर है उसके लिए अलग होगा, कि सिल्वर इस सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, इसके मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये कोई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है कि फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी हम तो हमारा वर्क फंक्शन बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसकी मटेरियल प्रॉपर्टी इंटरनल प्रॉपर्टी है। ठीक, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। अब हम बात करते हैं फाई की बात करें, वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है h × म्यू।
ठीक है, क्या है प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वही मिनिमम एनर्जी टू इमिट इलेक्ट्रॉन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एनर्जी नहीं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो जाएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कम से कम फ्रीक्वेंसी हो कि इमिट हो जाए इलेक्ट्रॉन को, वही क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसी एच म्यू को हमने यहाँ रख दिया है, वही ई ऑफ प्रोटॉन को हम लिख सकते हैं एच म्यू, और वर्क फंक्शन लिख सकते हैं एच म्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसमें बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी भाई क्या इलेक्ट्रॉन मूव कैथोड टू एनोड, मतलब कम मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए कैथोड से एनोड, मतलब कोई पोटेंशियल हम लगा दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए कैथोड से एनोड। मान लीजिए जब हमको निकालना है, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक हमको इफेक्ट देखना होता है तो वहाँ पोटेंशियल लगा देते हैं, तो कम मतलब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए कहाँ से कैथोड से एनोड की ओर मूव कर जाए, उसे क्या कहेंगे काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ठीक, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो वही इससे ही आएगा काइनेटिक एनर्जी। तो वैल्यू ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को ही स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम कितना मैक्सिमम कर दें कि हमको यदि नेगेटिव पोटेंशियल भी हम लगा दें तो भी आराम से वो हमको एनर्जी वहाँ पे आराम से हमको पोटेंशियल मिल जाए, तो वही एकदम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है। तो काइनेटिक एनर्जी होता ही है वो क्या होता है ई इंटू वी नॉट, यहाँ वी क्या पोटेंशियल है, इसी को क्या कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, तो एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या देते हैं हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल बताता है। ठीक, यही हम यदि हमको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना है तो हमें क्या होता है एच म्यू बराबर क्या होता है एच म्यू नॉट प्लस के, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस कंडीशन में हो सकता है, यदि याद कर लीजिए कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा वैल्यू किसकी हो जितना आ रहा है फोटोन। ठीक, तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू, जो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए वर्क फंक्शन से। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि ई बराबर क्या होता है एच मतलब कि 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें तो कुछ तो काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है इसका एनर्जी, और कुछ काइनेटिक एनर्जी में आएगा, तो तभी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें कम मिलेगा जब हमारे एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होना चाहिए किससे, ठीक, एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए वर्क फंक्शन से। जो एनर्जी जो ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन से। ठीक, ई बराबर 5 प्लस के, तो ई की वैल्यू ज़्यादा ही होनी चाहिए, ऐसे भी मैंने यहाँ पे लिखा ही हूँ। देखिए क्या है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, जो वर्क फंक्शन होता है क्या कहता है इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, सही बात है, डिफरेंट होता है डिफरेंट मटेरियल की, सही बात है। इज सेम फॉर ऑल मटेरियल, नहीं, कभी भी सेम नहीं होता सभी मटेरियल के लिए, सभी सेम इसकी वैल्यू नहीं होती, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होता है। डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, नहीं, कभी भी फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, ये भी नहीं। अब देखिए हमारा ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और हमारा फ्रीक्वेंसी के बीच, तो हमारा एच म्यू बराबर क्या होता है एच म्यू नॉट प्लस ई भी, यहाँ भी क्या है पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको इधर भेज देंगे, तो ई भी नॉट बराबर क्या होगा एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी यदि हम भी को ऐसे लिख दें भी नॉट बराबर क्या होगा एच बाई ई, या इसको इधर लिख देते हैं तो भी बराबर क्या एच म्यू बाई ई हो जाएगा माइनस एच म्यू नॉट बाई ई हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, और यहीं हमारा वो बन गया वाई, तो वाई बराबर क्या होता है देखिए ये वाई हो गया, वाई बराबर क्या हो गया एम एक्स प्लस सी हो गया, ये इधर ही देख लेते हैं वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। और यहाँ पे हमको अब जल्दी देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो हमको ग्राफ किसके बीच बोला है पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच बोला है, तो वाई बराबर एम एक्स, ये एक्स तो यही हो गया फ्रीक्वेंसी, और वाई क्या हो गया ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एच बाई ई, तो स्लोप हमारा क्या आ जाएगा एच बाई ई, याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट है। तो स्लोप हमारा कौन देगा एच बाई ई, और इंटरसेक्ट कौन देगा इंटरसेक्ट यानी ये, इसकी वैल्यू कौन देगा, इसकी वैल्यू दे देगा माइनस एच म्यू नॉट बाई ई, यानी या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड वो वर्क फंक्शन अपॉन ई, वर्क फंक्शन अपॉन ई की वैल्यू भी हमको क्या देगा इसका क्या देगा इंटरसेक्ट देगा इस ग्राफ का। इसका ग्राफ ऐसा ही होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक, और मतलब कि ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ओरिजिन से थोड़ा अलग होगा स्ट्रेट लाइन, कुछ इंटरसेक्ट इसमें आएगा, तो इंटरसेक्ट की वैल्यू होगी 5 बाई ई होगा, और स्लोप की वैल्यू होगी एच बाई ई। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आए हैं। जैसा ही एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ग्राफ का ही पूछ दिया, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन द ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये बोल दिया बस, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने बताया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी उसमें बोल दिया, यानी ई और भी का टर्म इसमें नहीं होगा, ई से मल्टीप्लाई हो गया तो मतलब ग्राफ तो वही बनेगा। ओके, तो ग्राफ हमारा क्या होगा यही होगा, यहाँ कुछ ऐसे होगा इंटरसेक्ट भी रहेगा। ठीक, तो ग्राफ हमारा यही होगा। देखिए इस क्वेश्चन में स्लोप नहीं पूछा है, पर हम स्लोप की बात कर लें तो हमारा तो इस फॉर्म में बनेगा तो उस टाइम ग्राफ, तो ई मी बराबर क्या ई भी बराबर क्या होता है एच मी माइनस एच म्यू नॉट, तो यहाँ हमारा जो स्लोप होगा वो क्या देगा, स्लोप की वैल्यू क्या देगा, वो स्लोप जो होगा वो क्या होगा एच की वैल्यू देगा, इंटरसेक्ट क्या होगा
इंटरसेक्ट की बात करें वो क्या होगा, -h होगा, ठीक। तो यहाँ E से तो इंटू हो गया है, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच हमने ग्राफ बताया था, यहाँ क्या है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बोला ग्राफ, ठीक। तो यहाँ पे स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और इंटरसेक्ट क्या होगा, -h हो जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन है, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। यहाँ बोल दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का स्लोप हमें क्या देगा, इंसिडेंट लाइट ऑफ गिवन सरफेस विल बी। तो हमको स्लोप पूछा है, तो स्लोप की वैल्यू क्या होता है, n/h/e होता है, ठीक। ये h है, h/e, तो आंसर क्या होगा, a, ओके। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है, व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल ऑन द मेटेलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन है। तो हमको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछ दिया, तो ई बराबर 5 + k, ठीक। इसमें एनर्जी कितना जो आ रहा है, फोटोन की एनर्जी कितना है, 3.8 है, अब हमको यहाँ पे 3.8 और वर्क फंक्शन दिया है 2.8 दे दिया है, तो हमको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, E - 5, ठीक। एनर्जी जो आ रहा है फोटोन कितना है, 3.8 है, और वर्क फंक्शन कितना है, 2.8 है, आंसर कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर क्या होगा, यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 2 है, एक 1 इलेक्ट्रॉन भी है, क्या है 0 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर ये होगा, क्योंकि इसलिए यानी हमको ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी 0 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकता है, और इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो वर्क फंक्शन है, देखिए ये नीट का क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन ऑफ अ substance is 4 electron volt, the longest wavelength of light that can be cause emission of photoelectron from the surface is approximately कितना होगा। तो अब हमको वर्क फंक्शन की वैल्यू दे ही दिया है, कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हमसे क्या पूछा है, वेवलेंथ की वैल्यू पूछा है। तो वेवलेंथ यदि यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट अपना ये लगा सकते हैं, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो हमारा एनर्जी का ये वाला फॉर्म भी होता है कि एनर्जी ये क्या होता है, Sc/λ, ठीक। या फिर होता है 12,400 अपॉन लैम्डा, यहाँ लैम्डा एंगस्ट्रॉम होगा, और वेवलेंथ जो होगा वो कितना किस में होगा, और यहाँ जो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा तब एनर्जी की वैल्यू, ठीक। तो बस तो यहाँ पे हम लैम्डा बराबर क्या होगा, ये नैनोमीटर में, इसलिए 0 कम हो जाता है, ठीक। तो क्या होगा 12 × 40 अपॉन कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक। ई बराबर क्या होता है 1200 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 4,000 अपॉन क्या हो गया, ई हो जाएगा, ठीक। तो ये इससे कट जाएगा, नैनोमीटर में ही दिया था इसकी वैल्यू, ठीक। नैनोमीटर में ऑप्शन में दिया, इसलिए नैनोमीटर वाला ही रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना 410 310 नैनोमीटर आंसर आएगा, ओके। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, इज इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल देन फोटो करंट इज। तो जब हम इंटेंसिटी को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, ठीक। इंटेंसिटी को बोल रहा है आधा कर दिया जाए, और फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी को क्या बोल दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। तो देखिए जब फ्रीक्वेंसी को जो हमने आधा कर दिया, जब पहले क्या था, जो फ्रीक्वेंसी पहले जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी लाइट की वो कितने थे, 1.5 टाइम था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, ठीक। जब हमने क्या कर दिया फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, जो एनर्जी क्या हो जाएगा, h𝜇/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। मतलब उस टाइम क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का आधा हो गया, तो हमारा एनर्जी क्या होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या किससे होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, एनर्जी की वैल्यू फोटो एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, लेकिन यहाँ क्या हो गई, कम हो गई, आधा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, या आधा वर्क फंक्शन हो गया, आधा वैल्यू हो गया, वर्क फंक्शन से भी कम हो गया, तो उस टाइम कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, ठीक। तो और लेकिन हमसे पूछा इंटेंसिटी को हमने डबल कर दिया, इंटेंसिटी को डबल करने पे करंट हमेशा डबल होता है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने, अभी हम आगे बात करेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ता है, ठीक। लेकिन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इंटेंसिटी आप बढ़ाते हो तो करंट बढ़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जब इमिशन ही नहीं रहा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ही नहीं हो रहा, तो कोई मतलब ही नहीं है, इंटेंसिटी आप कितना भी बढ़ा लो, जब इमिशन ही नहीं रहा तो क्या होगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा उसमें, तो यानी क्या होगा, 0 आंसर आएगा, ठीक। ये क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन देखिए 2013 क्वेश्चन है, ऐसे एकदम सेम क्वेश्चन आपका आया था 2022 में, एकदम सेम क्वेश्चन आया था ऐसे ही घुमा फिरा के। तो इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं, टेस्टों में बहुत आते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक सर्टेन मटेरियल सरफेस इल्यूमिनेटेड विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो करंट इज ऑफ द फॉलोइंग लाइट इज 3 μ0। जब वेवलेंथ क्या था, जब जो मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ है, मतलब प्रोटॉन का वेवलेंथ कितना है, लैम्डा बोल रहा है, ठीक। तो हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बताया 3 वोल्ट है, 3 V0 है या 3 वोल्ट है,
ठीक। इफ़ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, ये सेम सरफेस मतलब सेम सरफेस है मतलब क्या होगा, हमारा जो है वर्क फंक्शन सेम होगा। ये सेम सरफेस है यानी सेम मटेरियल यानी वर्क फंक्शन सेम होगा। इस सेम सरफेस पे यदि हमने क्या किया, लाइट को टू लैम्डा वाले लाइट को हमने वेवलेंथ को हमने गिराया तो हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है भी आता है। तो हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताना है क्या होगा फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज। तो हमको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक। तो हमको जिसको पूछ रहा है, जिसको पहले एलिमिनेट करना है, हमको इसको इस फॉर्म में देना ही नहीं है, हमको लैम्डा फॉर्म में देना है। यहाँ हमको भी को एलिमिनेट कर देंगे, ये ट्रिक के फॉर्म में इसको सॉल्व कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारा पहला वाला इक्वेशन कैसा बन जाएगा, 3v0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3v0 बराबर क्या क्या एच सी बाई लैम्डा अपन एच सी अपन लैम्डा नॉट हो जाएगा। ठीक। पहला वाला इक्वेशन क्या होगा, 3v0। पहले में कितना है एनर्जी, पहले में एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वैल्यू कितना है 3v0 है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा और कितना एनर्जी आ रहा है, जो एनर्जी की वैल्यू कितना है एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा। अपन अपन वर्क फंक्शन कितना माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट हो जाएगा। ठीक। पहले इक्वेशन हमारा ये बन जाएगा। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है कि हमने फिर क्या कर दिया कि वेवलेंथ को 2 टाइम कर दिया, वेवलेंथ को 2 टाइम कर दिया है। ठीक। हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी नॉट हो गया, तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया भी नॉट हो गया, और वेवलेंथ कितना हो गया एच सी बाई 2 लैम्डा हो गया, और माइनस क्या हो गया हमारा ये तो वर्क फंक्शन सेम ही होगा, एच सी बाई लैम्डा नॉट ही रहेगा, वर्क फंक्शन दोनों में सेम ही रहेगा। ओके। अब ये क्वेश्चन 2 हो गया। ठीक। अब ऐसे करके आप ऐसे बहुत जल्दी सॉल्व करोगे, नहीं तो आपको 3-4 इक्वेशन बनेगा तो सॉल्व होगा ऐसे क्वेश्चन को, और इसी सारे क्वेश्चन आए थे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये अब डायरेक्ट इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अब 3 से हम इंटू कर लेंगे, क्योंकि हमको क्या है डिवाइड करना है, तो 3 से इंटू कर लेते हैं। तो 3 से इंटू सभी जगह कर लेते हैं, तो 3 से यहाँ इंटू हो जाएगा, 3 से यहाँ इंटू हो जाएगा, 3 से यहाँ इंटू हो जाएगा। ठीक। ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस एक इधर ये ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस कर दिया जाता है। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है साइन। ठीक। ये आप डिवाइड किए होंगे 8 8 में, ऐसा क्वेश्चन होते हैं। ठीक। तो ये वैल्यू 0 हो गई। अब इसके देखिए ये है एच सी बाई लैम्डा है, और ये क्या है 3 एच सी बाई 2 लैम्डा है, 3 एच सी बाई 2 लैम्डा, 3 एच सी बाई अपन 2 लैम्डा है। तो अब 3 मतलब 1.5 में से यदि 1 घटाएंगे कितना 0.5 आएगा, मतलब यही हो जाएगा एच सी बाई 2 लैम्डा ही होगा वैल्यू, माइनस क्या होगा एच सी बाई 2 लैम्डा हो जाएगा, प्लस ये क्या है प्लस है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, 3 माइनस 1 करेंगे कितना है 2 एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा। ठीक। 2 एच सी बाई लैम्डा होगा, 3 माइनस 1 करेंगे कितना है 2 एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा, इक्वल क्या है 0। ठीक। अब इसको इधर भेज देंगे तो एच सी बाई 2 लैम्डा बराबर 2 एच सी बाई लैम्डा नॉट हो जाएगा। ठीक। एच सी से एच सी कैंसिल हो गया। ठीक। ये अब हमारा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा 4। ठीक। तो लैम्डा नॉट बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट बराबर क्या हो जाएगा 2 4 लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा नॉट कितना हो जाएगा 4 लैम्डा, आंसर क्या हो जाएगा ए। ओके। तो अब ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा ऐसे करने पे। ओके। अदरवाइज आपको 3-4 इक्वेशन बनाएंगे, और ये बहुत ईजी होता है ऐसा क्वेश्चन, अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोला है, व्हेन अ मेटेलिक सरफेस इज illuminated with her radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. Stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 4. The threshold frequency wavelength of metallic surface, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक। पहले क्या था, जब हमारा वेवलेंथ लैम्डा था तो उस टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल V था। ठीक। जब हमारा वेवलेंथ कितना हो गया 2 लैम्डा हो गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया V by 4 हो गया। तो हमको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू पूछा है, तो बस हम अपना जल्दी इक्वेशन में लिख देंगे। तो पहला क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आया था पोटेंशियल, पहला एनर्जी कितना काइनेटिक एनर्जी ई भी हो जाएगा, और लैम्डा क्या था एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा। ठीक। एनर्जी क्या हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब वर्क फंक्शन तो वही होगा, एच सी बाई लैम्डा नॉट ही रहेगा। ठीक। और सेम ही सरफेस है, सरफेस क्या सेम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी ई वी बाई 4 हो जाएगा, और इसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू 2 लैम्डा, इसलिए क्या होगा एच सी बाई 2 लैम्डा हो जाएगा, और माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, वर्क फंक्शन तो वही होगा। ठीक। अब वैसे ही जैसे हम करते हैं वैसे ही कर लेंगे। ठीक। तो यहाँ देखिए ये नीचे 4 है, तो ऊपर भी हम 4 से कर लेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। माइनस करने के लिए हम इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो यहाँ ऊपर हम 4 से इंटू कर लेंगे, इधर भी हम 4 से इंटू कर लेते हैं, इधर सब जाए 4 से इंटू हो जाता है। ठीक। जब इधर इक्वल में इंटू करेंगे सब यहाँ इंटू हो जाएगा 4 से। ठीक। अब यह देखिए ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है प्लस है तो ये देखिए 4 से 4 कैंसिल ही है, तो ये कितना ये खत्म हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 4/2 है, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 एच सी बाई लैम्डा में से एच सी बाई लैम्डा जाएगा तो कितना बनेगा माइनस एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा। 2 एच सी बाई लैम्डा है माइनस क्या एच सी बाई लैम्डा, तो कितना होगा माइनस एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा। ये कितना है 4 है, 4 एच सी बाई लैम्डा है,
में से एक एस सी बाई लैम्डा जाएगा तो कितना होगा 3 SC/λ0 हो जाएगा, ठीक, 3 SC/λ0। तो ऊपर करना होगा ना। अब इसको ये माइनस इसको इधर चला जाएगा तो SC/λ/3 SC/λ0 हो जाएगा, ठीक। SC से SC कैंसिल हो गया, यानी हमें λ0 जो इतना है 3 आ जाएगा, ठीक। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी आएगा। ओके, आंसर क्या होगा, बी। स्टॉप करके आप फिर से कर लीजिएगा यदि ना आए तो। ऐसे करेंगे तो बहुत ईजी होगा। आप ये ट्रिक है ऐसे कर लीजिए, अच्छा है। और कोई तरीका करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा। और भी देखिए क्या होता है जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो देखिए आपको पता होगा कि एच म्यू बराबर क्या होता है, एच म्यू बराबर H/μ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक। काइनेटिक एनर्जी या ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी ये तो फिक्स होगा क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी तो फिक्स होगा, इससे कोई मतलब ही नहीं। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ जाता है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाती है। और एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी और इससे क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा यानी हमारा क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। यानी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इफेक्ट मतलब होगा पॉजिटिव होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फिर से मैंने बोल दिया। और इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो इंटेंसिटी जब हम बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने में नंबर ऑफ फोटोन की वैल्यू बढ़ जाती है। इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ ढेर सारे नंबर ऑफ फोटोन की वैल्यू बढ़ जाती है, उससे करंट बढ़ जाता है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने में करंट की वैल्यू बढ़ती है, करंट मिलता है हमको, ठीक। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटोन की वैल्यू बढ़ती है, करंट मिल जाता है, लेकिन इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक। तो इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ फोटोन देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। अब इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ेगी। और यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, इसलिए क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं करंट। और देखिए करंट और इंटेंसिटी के बीच ग्राफ है, तो इंटेंसिटी हमने बढ़ाया तो करंट क्या होगा, बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की बात है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, इससे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आराम से हो जाएगा, ठीक। ये ग्राफ है। तो देखिए क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर ओनली व्हेन इंसिडेंट लाइट हैड मोर। तो हमको यदि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हमको देखना है तो हमको किसको अधिक करना चाहिए, तो हमको क्या करना चाहिए, अधिक फ्रीक्वेंसी को। आंसर क्या होगा, डी। ये सभी क्वेश्चन मैं लाता हूँ, सभी नीट के होते हैं, केवल सन मैं नहीं लिख पाता हूँ किसी किसी का। ये 2006 का क्वेश्चन है। क्या एक फोटो सेल एम्प्लॉयड क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट। तो हम एक फोटो इलेक्ट्रिक, तो ये बोला फोटो सेल को हम कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बोल रहा है। तो हमें क्या लगा, यदि हम चेंज करते हैं इंटेंसिटी को हम चेंज करें, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेटेड इनटू द चेंज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये सही बात है, यदि हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो करंट की वैल्यू चेंज होती है, सही बात है, पहली लाइन सही है। चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेटेड इनटू द चेंज इन वर्क फंक्शन, गलत। वर्क फंक्शन तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी कि गलत है। चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट, गलत है ये भी। यदि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, नहीं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, लेकिन ये थोड़ी ना बढ़ता है, ये तो इंटेंसिटी बढ़ता है, करंट, ये भी गलत है। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू चेंज इन इलेक्ट्रिक वोल्टेज। तो हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो क्या इलेक्ट्रिक वोल्टेज चेंज होता है। हाँ ये लाइन सही हो सकता है, यदि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख देता तो, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देता तो सही हो जाता है ये लाइन, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक वोल्टेज बोला इसलिए ये भी गलत है, पहला ऑप्शन ही सही होगा। ये क्वेश्चन है, एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज, यानी इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा भाई, करंट बढ़ेगा ही, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज, यानी पहले ही सही बोल दिया है। काइनेटिक एनर्जी इमिशन इंक्रीज, गलत है, यदि इंटेंसिटी इंक्रीज करें तो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज, गलत है, ये भी डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है। काइनेटिक एनर्जी इमिशन ऑफ फोटो डिक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज फिक्रीज कुछ नहीं होता है, केवल क्या होता है यदि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे इंक्रीज करेंगे तो हमारा करंट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। द कैथोड ऑफ फोटो सेल इज चेंज सच दैट द वर्क फंक्शन चेंज फ्रॉम द W1 टू W2, W2 की वैल्यू ज़्यादा है W1 से। तो हमने क्या, कैथोड सेल के प्लेट को हमने चेंज कर दिया तो इससे क्या हुआ, वर्क फंक्शन चेंज ही हो जाएगा, ठीक। इफ द सेचुरेशन करंट बिफोर एंड आफ्टर चेंजिंग इज I1 I2, तो पहले सेचुरेशन करंट पहले जो था I1 था, फिर बाद में है I2 है, ठीक। ऑल द अदर कंडीशन आर अनचेंज, और अदर कंडीशन को हमने अनचेंज ही रखा और सब कंडीशन जो अनचेंज रखा। देन द अम्यूजिंग, तो क्या होगा अम्यूजिंग, यहाँ बोला एच म्यू की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, मतलब जो हमारे फोटोन जो इमिशन जो है ज़्यादा हो रहा है वर्क फंक्शन से, मतलब वही बोला कि इमिशन फोटोन की वैल्यू ज़्यादा है, एनर्जी ऑफ फोटोन ज़्यादा है वर्क फंक्शन से, ये भी बता दिया है, ठीक। हमें क्या है कि प्लेट को हमने बदला, ठीक, प्लेट को बदला, तो क्या प्लेट को हमने बदल दिया
तो वर्क फंक्शन हमने चेंज किया, तो वर्क फंक्शन चेंज करने में क्या उसकी वो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं, करंट की वैल्यू चेंज कब होती है? यदि हमने नंबर ऑफ फोटोन हम ज़्यादा गिरा रहे हैं, मतलब कि नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा हो रहा है, इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है किसी प्लेट पे इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा रहा है, तब हमारा करंट की वैल्यू चेंज होगा। तो हमारा करंट की वैल्यू वही होगा। ओके, देखिए हमने दो ग्राफ मैं दिखाया हूँ यहाँ पे, दोनों एनसीईआरटी में भी है। तो पहले में क्या है, हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी को मतलब कांस्टेंट रख रहे हैं, केवल फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा रहे हैं। तो जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो मतलब क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो ठीक। और हमको करंट और ईएमएफ के बीच का ग्राफ हमें दिखाना है, ठीक। तो करंट और ईएमएफ के बीच का ग्राफ बताना है, तो हमारे स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में क्या बढ़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू बढ़ता है, और करंट की वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। करंट की वैल्यू सेम रहेगा। तो देखिए सभी में ग्राफ क्या है, करंट की वैल्यू सेम है तीनों के लिए, केवल पोटेंशियल बढ़ रहा है। पहले मान लीजिए के लिए था V1 पोटेंशियल था, फिर बाद में V2 हो गया, बाद में क्या हो गया, V3 हो गया। पोटेंशियल लगातार बढ़ रहा है, ठीक। इमिशन बढ़ाने पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, ठीक। फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, हमारे केवल स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है, ईएमएफ की वैल्यू बढ़ रही है, फिर करंट क्या है, कांस्टेंट है। अब दूसरा क्या है, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया हमने, यानी फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट रखा है। तो उस कंडीशन देखिए इंटेंसिटी जब हमने बढ़ाया तो देखिए यहाँ पे सभी की जो है पोटेंशियल सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, ठीक। इंटेंसिटी को बढ़ा दे यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू सेम है, ईएमएफ की वैल्यू सेम है, और करंट की वैल्यू क्या है, लगातार बढ़ रही है। ये इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू पहले 1 थी, बाद में 2 हो गई, यहाँ बाद में 3 हो गई। तो यही यानी देख लीजिए करंट की वैल्यू यानी I3 की वैल्यू ज़्यादा है I2 और I1 से, और इस वाले ग्राफ में V1 V3 ज़्यादा है V2 से और V1 से, ठीक। तो मतलब जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू बढ़ रही है, और यहाँ ग्राफ में जिसका वैल्यू यहाँ ज़्यादा है वही का मतलब पोटेंशियल ज़्यादा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस ग्राफ में ऊपर वाला एनर्जी जिसका ज़्यादा दिखा रहा है, करंट ज़्यादा दिखा रहा है, उसी का करंट ज़्यादा है, ठीक। तो ग्राफ एकदम ईजी है, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप, ठीक। तो ये ग्राफ दिया है वही एकदम सेम ग्राफ है, क्या है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द कर्व बिटवीन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड द एनोड पोटेंशियल इज सोन इन द फिगर। तो हमको बताना है कि वही पोटेंशियल करंट और पोटेंशियल बीच का ग्राफ दिया है, तो हमको बताना है कि इसमें क्या होगा, वही पोटेंशियल यही ज़्यादा होगा, V3 ज़्यादा होगा V2 से V1 से, तो यही होगा बी आंसर। ओके, इजी है एकदम, जो अभी बताया वही। और दे वॉगली वेवलेंथ की बात करते हैं। दे वॉगली वेवलेंथ इन्होंने बताया था कि जो लाइट होता है वो दोनों का बिहेव है, लाइट दोनों की तरह बिहेव करता है, लाइट की तरह भी, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है, वे ड्यूअल नेचर का होता है, इन्होंने बताया था, ठीक। और पार्टिकल नेचर से क्या होता है, हमको कौन से बातें पता चलती हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता चलता है, और ब्लैक बॉडी की बातें पता चलती हैं। ब्लैक बॉडी में कुछ नहीं है, ब्लैक बॉडी ये भी फोटोन के बेस पे ही है ब्लैक बॉडी एकदम, ठीक। अब जो वेव नेचर, इससे हमको क्या पता चलता है, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन, ये सब पता चलता है, ठीक। हमारे जो डेवलपली वेवलेंथ है उसके कई फॉर्म है, कई सारे फॉर्मूले हैं, हम सभी को एक साथ लिख दिए, ओके। तो देखिए यदि मान लीजिए मोमेंटम के फॉर्म में बात करें तो लैम्डा बराबर क्या होता है, H/P, यहाँ H क्या है, हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, और P क्या है, मोमेंटम है, ठीक। और मोमेंटम को एम भी लिख सकते हैं, तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, H/mv हो जाएगा, ठीक। लैम्डा बराबर H/mv, ठीक। फिर लैम्डा बराबर एम भी को हम ये भी लिख सकते हैं, मोमेंटम को एक काइनेटिक एनर्जी फॉर्म लिखे तो अंदर 2m ke, ये क्या है, ke क्या है, काइनेटिक एनर्जी, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बोल दीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या जो भी है, जिसके लिए हमको निकालना है वेवलेंथ, दे वॉगलिंग, उसके लिए। तो एक बार फिर से कि जो हमारा ये है लैम्डा बराबर क्या होता है, H/P, P क्या मोमेंटम है, या लैम्डा H/mv, या लैम्डा H/√2m ke, ठीक। या इसी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम चेंज कर सकते हैं, या Q/V भी लिख सकते हैं, तो Q/V रहने दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब देखिए Q/V, तो लैम्डा H/√2m QV, ठीक। ये भी याद कर लीजिए, चार फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम टेम्परेचर के बाद में कर लेंगे, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भी डे बॉगली वेवलेंथ में चेंजिंग आता है, तो लैम्डा बराबर H/√3m K/T होता है, जहाँ K क्या है, बोल्टमैन कांस्टेंट, बोल्टमैन कांस्टेंट, मैंने क्या ये लिख दिया था, रेडबर्ड लिख दिया था, सॉरी बोल्टमैन है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ओके। तो एच लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, H/3m, m क्या है, मास ऑफ जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर है, ठीक। टी क्या है, टेम्परेचर, ओके। इसी फॉर्म में आप तीनों ये चारों याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सलेटेड फ्रॉम अ रेस्ट टू अ सेम एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू बोल दिया सेम है, ठीक। एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो डे बाउली वेवलेंथ लैम्डा P एंड अल्फा पार्टिकल आर द रेशियो, तो हमको वही वेवलेंथ का रेशियो पूछा है, किसके लिए, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए, वही लैम्डा बराबर क्या होता है, H/√2m के, यहाँ काइनेटिक एनर्जी वाला लगाएंगे क्योंकि क्या है, एनर्जी क्या है, सेम है, इसीलिए। तो लैम्डा जो है क्या हो जाएगा, ये सब तो कांस्टेंट ही है, तो ये लैम्डा जो होगा क्या हो गया, 1/इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/√m के, ठीक। लैम्डा पर प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, रूट अपॉन अल्फा पार्टिकल, इन्वर्सली इसे क्या होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल पर मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा,
ठीक, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है 4 टाइम होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, तो इसलिए क्या होगा 4 हो जाएगा बाई 1, यानी कितना 2/1 यानी 2^1, आंसर क्या होगा बी। ओके, द क्वेश्चन है क्या, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज टू द सोलर 16 टाइम इज प्रीवियस वैल्यू ऑफ परसेंटेज, मतलब यदि काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या किया दिया पार्टिकल का इंक्रीज कर दिया 16 टाइम ऑफ प्रीवियस वैल्यू, द परसेंटेज चेंज इन डे वॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, तो परसेंटेज कितना चेंज होगा उसके वेवलेंथ में, डे वॉगली वेवलेंथ में, लैम्डा एच अपॉन 2m के ही। ठीक, यहाँ पे हमको केवल किसके फॉर्म में पूछा, मतलब सेम पार्टिकल है, सेम पार्टिकल के लिए केवल क्या है एनर्जी को हमने चेंज कर दिया कितना 16 टाइम कर दिया, तो λ1/λ2 बराबर क्या होगा अंडर रूट k2/k1 हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इससे रूट क्या हो जाएगा k2/k1 हो जाएगा। ठीक, λ/λ2 बराबर क्या हो जाएगा, कितना टाइम होगा 60 टाइम होगा, k2 कितना होगा 60 हो गया, 60 k हो गया। ठीक, 60 टाइम एनर्जी हो गया, तो k2 k से कट जाएगा, यानी आ जाएगा 4 आ जाएगा 4/1। ठीक, तो λ1 हमारा है 4, λ2 है कितना 1। ठीक, अब हमको वही पूछा है कि डेल्टा हमको, लेकिन परसेंटेज चेंज पूछा है, यानी हमको पूछा है λ1 माइनस λ2 अपन λ1 चेंज बाई लैम्डा इनिशियल, यही पूछा है ना, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल यही वाला पूछा है, चेंज इनटू 100, तो यानी हमारा क्या था फाइनल कितना था 4 था, सॉरी इनिशियल कितना था 4 है, -1 अपॉन इनिशियल कितना हो गया 4 इंटू 100, 4 - 1 हो गया 3, 3/4 इंटू 100, यानी आंसर कितना है 75%। ओके, ईजी है ये। मैं 22 में भी क्वेश्चन है, 25 15 में भी क्वेश्चन, मतलब इतना PYQs आजकल घुमा रहे हैं नेट में, 21 में भी बहुत PYQs आते हैं, इसलिए मैं PYQs को ही फोकस करता हूँ, मेरे चैनल का नाम ही है नीट PYQs। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड द एसोसिएटेड डे वॉगली वेवलेंथ। ठीक, तो हमको पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ग्राफ हमें बताएगा वेरिएशन बाई मोमेंटम और उसके इसमें डे वॉगली वेवलेंथ में, तो भाई पी क्या होता है h/λ, यहीं क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है p, इनके बीच कैसा ग्राफ बनेगा हाइपरबोला, आंसर क्या होगा ए। एनर्जी फॉर्म में 2017 क्वेश्चन है, द वॉबली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इज थर्मल इक्विलिब्रियम इज हैवी वाटर एट अ टेम्परेचर T केल्विन एंड मास m इज, तो हमें पता है बस टेम्परेचर वाला के फॉर्म में क्या होता है डे वॉबली वेवलेंथ, लैम्डा क्या होता है h/√3m kT। ओके, ये क्वेश्चन है क्या है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट आई कैप, ठीक, इंटर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर माइनस ई नॉट आई कैप। ठीक, ई बराबर जो है कांस्टेंट है, या मतलब जीरो से मतलब ज़्यादा है, लेकिन कांस्टेंट लेकिन क्या है जीरो से ज़्यादा है, टी बराबर जीरो पे। क्या बोला है, इफ़ लैम्डा नॉट इज द डे वॉबली वेवलेंथ इनिशियल, जब इनिशियल क्या था लैम्डा नॉट था, डे वॉबली वेवलेंथ इट्स डे वॉबली वेवलेंथ एट टाइम टी, टाइम टी पे क्या हो जाएगा डे वॉबली वेवलेंथ। ठीक, तो इनिशियल क्या होगा लैम्डा नॉट बराबर h/m भी होगा, क्योंकि इनिशियल क्या था जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क तो होगा नहीं, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो लैम्डा बराबर क्या होगा वही h/m भी होगा। ठीक, अब जब टाइम टी पे पूछेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, वो भी क्या है नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में क्या होगा नेगेटिव क्या होगा इसकी वेलोसिटी होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट इसका वेलोसिटी होगी v की वैल्यू। ठीक, तो उस कंडीशन में हमें पता है v की वैल्यू क्या हो जाए, v बराबर u प्लस at, तो u तो पहले इसकी वेलोसिटी कुछ v था ही, v नॉट था ही इसकी वेलोसिटी, और साथ ही साथ इसके इसके कारण जो एक्सलेशन के कारण लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सलेशन है उससे भी वेलोसिटी आ जाएगा, इसके कारण जो एक्सलेशन कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण e/m हो जाएगा, e/m इंटू टाइम t। ठीक, तो हमारा जो नेट भी आएगा वो कितना होगा v नॉट प्लस e/m इंटू टी हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए लैम्डा हम बात करें तो लैम्डा क्या होगा h/m भी, तो h/m भी की वैल्यू ये हो जाएगी v नॉट e/m इंटू टी हो जाएगा। यहाँ से भी हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक, यहाँ से भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो h/m भी नॉट यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे, तो यानी ऐसे ले समझ लीजिए कि कॉमन लेने में यहाँ नीचे आ जाएगा v नॉट। ठीक, कॉमन लेने पे या पे ऐसे भी कर लीजिए ऊपर नीचे हम v नॉट से इंटू कर लेते हैं, यहाँ v कॉमन आ जाएगा तो नीचे ही बचेगा v नॉट। ओके, तो ई नॉट बाई v नॉट इंटू एम हो जाएगा, मैं यहाँ भी v नॉट भूल गया हूँ, v नॉट इंटू टी हो जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू जो है h/m v नॉट की वैल्यू जो है यही है लैम्डा नॉट ही है, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट अपॉन v नॉट इंटू एम इंटू टी हो जाएगा बस। ओके, तो आंसर हमारा जो आएगा वो कौन सा आएगा सी, नहीं सर ए, क्या होगा लैम्डा नॉट 1 प्लस m v नॉट इंटू क्या हो जाएगा टी। ओके, आंसर ये आएगा। देखिए रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ये फोटोन लिखा है, ठीक, प्रोटॉन मत समझ लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन में, तो रिलेशन क्या होता है फोटोन और इलेक्ट्रॉन में क्या रिलेशन है,
ठीक। तो हमें फोटोन के लिए लैम्डा आप जानते करते हैं, लैम्डा ई बराबर क्या होता है, एस सी बाई लैम्डा। ठीक, फोटोन के लिए ही होता है। तो यहाँ लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा फॉर फोटोन के लिए एस सी बाई ई हो जाएगा। ठीक, फोटोन के लिए क्या हो जाएगा, एस सी बाई ई। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं उसके लिए, हम सॉरी इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे कौन सा लगेगा, डे ब्रोगली वेवलेंथ वाला लेंगे। ठीक, तो क्या होगा, लैम्डा ई बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा क्या होगा, एच अपॉन अंडर 2m के ही होता है, वो रूट होता है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगा। देखिए लैम्डा बराबर क्या होता है, एच अपॉन अंडर 2m के ही। ठीक, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो बस यही हो जाएगा, लैम्डा ई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 2m के ही। तो अब एक इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिए, जो फोटोन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन स्क्वायर के। ठीक, तो लैम्डा फोटोन प्रोपोर्शनल होगा किसके, कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन के स्क्वायर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी लाइन, लैम्डा फोटोन बराबर क्या होगा, लैम्डा इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। वो भी देखिए अपनी 13 का ही क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा इलेक्ट्रॉन एट लैम्डा ई ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द लैम्डा पी ऑफ द फोटोन आर द सेम एनर्जी आर रिलेटेड टू, उनकी एनर्जी सेम है तो उनके रिलेटेड क्या होगा, लैम्डा ई का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा ऑफ फोटोन के, लैम्डा इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर क्या होता है, लैम्डा प्रोटॉन के प्रोपोर्शनल होता है, यानी आंसर क्या होगा, डी। ठीक, देखिए क्वेश्चन 2021 में भी आया, 16 में भी आया, तो वही रिपीटेड क्वेश्चन बहुत होता है आजकल नीट में। तो एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड फोटोन हैव सेम एनर्जी, तो बोला एक इलेक्ट्रॉन और फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास एम है और फोटोन हैव सेम एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन बताया, एक फोटोन बताया, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। ठीक, द रेशियो ऑफ दे वॉगली वेवलेंथ, तो दे वॉगली वेवलेंथ क्या होगा। ठीक, तो हमें पता है, पहले हम इसके लिए लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात, फोटोन की बात कर लेते हैं। तो ई ऑफ फोटोन बराबर क्या होता है, ई ऑफ फोटोन एस सी बाई लैम्डा पी हो जाएगा, लैम्डा ऑफ फोटोन एस सी बाई लैम्डा होता है ना, ई बराबर क्या होता है, एस सी बाई लैम्डा। ठीक, तो यहाँ पे एनर्जी वैल्यू ई बोला, इसलिए क्या ई बराबर एस सी बाई लैम्डा पी हो जाएगा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, एच अपॉन अंडर 2m के ही होता है। ठीक, डे वॉगली वेवलेंथ के लिए लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के लिए। ठीक, जो डे वॉगली वेवलेंथ होता है ये सभी के लिए होगा, क्योंकि क्या है, डुअल नेचर होता है, और इन्होंने प्रूव भी कर दिया था ये। ठीक, तो डे वॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी के लिए होता है, जबकि ये वाला जो होता है एनर्जी का ये वाला फॉर्म, ये केवल फोटोन के लिए होता है, ये वाला एस सी बाई लैम्डा। और जो डे वॉगली वेवलेंथ है ये सभी के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के लिए होता है, सबके लिए होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का एस सी अपॉन टू एम के ई हो जाएगा, 2m ई। ठीक, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, ई की वैल्यू। ठीक, यही वैल्यू रख देते हैं, नहीं तो सॉरी वो कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए ऐसे फोटोन बराबर क्या होगा, लैम्डा पी बराबर क्या हो जाएगा, एस सी बाई ई हो जाएगा। ठीक, एस सी बाई ई, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन और फोटोन का रेशियो बोला है ना, रेशियो बोला है, द रेशियो ऑफ द डे वॉगली वेवलेंथ, तो उनका रेशियो हो जाता है लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन लैम्डा ऑफ फोटोन का रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन 2m ई हो जाएगा, अपॉन क्या होगा, एस सी बाई ई हो जाएगा ये रेशियो। ठीक, एक एच से एक एस कैंसिल हो जाएगा, ई ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया, और ये जो सी है ये नीचे ही रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन से एक इधर कट जाएगा, ये नीचे। ठीक, ये मतलब ऊपर कितना आ जाएगा, थोड़ा देखिए, ये देखिए रूट में है, ये रूट से ये कटा जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा रूट, तो ये एच ई बाई एच पी का जो रेशियो आएगा ये ऊपर रूट में चला जाएगा, ये ई से कटेगा, तो रूट ई, इधर कितना है, रूट एम, 2m आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसको पूरा रूट बोल सकते हैं, 1/2 इंटू 1/c हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर आएगा, ये दोनों रेशियो क्या है, 1/c इंटू ई अपन 2m के पावर 1/2। ओके, ईजी है। अब देखिए क्या है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या होता है, अभी एकदम याद कर लीजिए। जब भी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो होता है ये ऑलरेडी जर्मन डेविन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट से निकला था ये वैल्यू। तो लैम्डा ई की वैल्यू जो आती है एच अपॉन अंडर 2m के, क्योंकि डेविन एंड जर्मन ने इसको प्रूव भी किया था और इसकी वैल्यू भी निकाला था डेविन एंड जर्मन ने। ठीक, तो इन्होंने ये वैल्यू निकाला था। तो लैम्डा जो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या, एच अपॉन अंडर 2m के ही, तो एच अपॉन 2m ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। अब इतने को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी, लैम्डा ई बराबर कितना है, 12.27 अपॉन रूट भी क्या है, पोटेंशियल। ठीक, रूट भी, तो क्या है, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगा कितना है, 12.27 अपॉन रूट भी, और भी किस में आएंगे, स्ट्रॉन्ग में आएगा। ये लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू किस में आएगी, स्ट्रॉन्ग में। ठीक, तो लैम्डा ई बराबर क्या होगा, 12.27 अपॉन रूट भी, वो भी किस में आएगा, स्ट्रॉन्ग में। भी क्या है, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे क्वेश्चन बहुत आए हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन हैं, ये सब नीट के ही क्वेश्चन है। द वेवलेंथ एसोसिएटेड एन इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ 100 वोल्ट इज ऑर्डर ऑफ, तो 100 वोल्ट का पोटेंशियल है,
तो वेवलेंथ हमें पूछा है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पे बात भी कर रहा है, तो लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा 12.27 अपॉन रूट भी, और भी किसमें आंसर आएगा, एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। तो यहाँ 12.27 अपॉन भी की वैल्यू कितना है 100 वोल्ट, ठीक, तो रूट 100 हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा 100, 12.27 अपॉन 10 हो जाएगा, यहाँ कितना 1.2 एंगस्ट्रॉम, आंसर क्या है डी। ओके, इजी था। देखिए यही क्वेश्चन है 2020 क्वेश्चन अपने 2020 का है। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड फ्रॉम अ रे थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंट v वोल्ट इफ द डे वार्गली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.27227 into 10⁻²2 नैनोमीटर, देन पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू पूछ दिया है, हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दिया है, ठीक, इसमें उल्टा दे दिया है, यहाँ पे हमको उसकी वैल्यू दे दिया है, वेवलेंथ की वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे हमको उसकी वैल्यू पूछा है, तो पोटेंशियल की वैल्यू हमको बताना है। तो यहाँ देखिए लैम्डा क्या होता है 12.27 अपॉन रूट भी इंटू एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक, तो यहाँ पे पोटेंशियल रूट भी बराबर क्या आ जाएगा, रूट भी बराबर 12.27 इंटू लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा नीचे आ जाएगा, ठीक, लैम्डा हो जाएगा। अब यहाँ पे 12.27 और ये एंगस्ट्रॉम में, तो इसी को हम 10⁻⁻10 नहीं लिख देते यहाँ पे, सीधे सीधे पहले ही लिख देते हैं, 10⁻⁻10 हो जाएगा अपॉन, अब ये देखिए ये कितना है, इसकी वैल्यू 1.27 इंटू 10⁻⁻2 है, और नैनोमीटर में है तो 10⁻⁻9 और भी आ जाएगा, तो यहाँ कितना 9 और 2 कितना 11, तो इन 1.27 इंटू 10⁻⁻11 हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा कितना 10 बार में, ऊपर चला गया 11, यानी ऊपर हो जाएगा 100, एक और 10⁻11 है, तो ऊपर चले गया तो 11 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 10, यानी ऊपर ओवरऑल कितना है 100, रूट भी की वैल्यू आएगा 100, तो भी बराबर कितना है 10⁻4 वोल्ट। ईजी था ये भी। ओके, आंसर सी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2019 क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ 1000 वोल्ट, ठीक, 10,000 वोल्ट, इज ये डे वार्गली वेवलेंथ इज, तो हमको डे वार्गली वेवलेंथ पूछे दिया है, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है 12.27 इंटू रूट भी, तो रूट वही पोटेंशियल, तो 12.27 इंटू रूट कितना 1000 10,000, ठीक, 10,000 10, ये रूट बाहर निकले कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक, ये 100 से आप डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर ही चला जाएगा, 12.27 10 12 मीटर, आंसर हो जाएगा बी। ओके, इजी था ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।